नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर लोग रविंद्रनाथ टैगोर को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो दुनिया के पहले एशियन थे नोबेल प्राइज को जीतने वाले। इतना ही नहीं, एक नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर होने के अलावा वो एक लाजवाब पोएट थे जिनकी एक बहुत बड़ी कलेक्शन है पोएट्री की। इसके अलावा वो म्यूजिक को कंपोज करते थे, 2200 से ज्यादा उन्होंने गाने लिखे थे। इसके अलावा पेंटिंग करते थे वो, 2300 से ज्यादा उनके आर्ट वर्क्स हैं। इसके अलावा वो एक बड़े ट्रैवलर थे, अपने जमाने में 34 कंट्रीज ट्रैवल करी थी, जबकि उस जमाने में ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता था। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे वो। एक ऐसे जमाने में जब ज्यादातर लोग नेशनलिज्म की भावना का इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक स्टेप आगे चल रहे थे उनसे। ऑलरेडी इंटरनेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे। आइए जानते हैं दोस्तों इन महान व्यक्ति के बारे में आज के इस वीडियो में। हमेशा की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का फैमिली सरनेम था कुशारी। ये एक ब्राह्मण थे और इतने अमीर परिवार से आते थे कि इनकी फैमिली को ठाकुर कहलाए जाने लगा। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उन्होंने इसे मिस प्रोनाउंस करके कहा टैगोर। यहीं से इनका नाम टैगोर आया। तो ओवर टाइम टैगोर नाम ज्यादा कॉमन हो गया। अब रविंद्रनाथ टैगोर के जो ग्रैंडफादर थे द्वारकानाथ टैगोर, ये एक बड़े प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनके ढेरों बिजनेसेस थे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग, सिल्क जैसी चीजों में। और अगर आपको याद हो, राजा राममोहन रॉय के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये राजा राममोहन रॉय के बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके ब्रह्मो समाज का भी एक हिस्सा थे। इनके बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हुए। अब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो माइंडसेट था वो इतना बिजनेस ओरिएंटेड नहीं था, बल्कि ये स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद की स्पिरिचुअल जर्नी में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी बात मैंने स्वामी विवेकानंद वाले एपिसोड में करी है। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे हुए, जिनमें से आखिरी बेटे थे उनके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 में हुआ था। अब क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बिजी थे और इनकी माता की हेल्थ इतनी अच्छी रहती नहीं थी, इन्हें मेनली बचपन में रेस किया गया था सर्वेंट्स के द्वारा। बाद में अपनी जिंदगी के ये अपने इस लाइफ पीरियड को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ये सर्वोक्रेसी थी, रूल ऑफ द सर्वेंट्स। इनकी एजुकेशन की बात करें तो स्कूल में एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं था, क्योंकि ये ध्यान नहीं देते थे ज्यादा क्लास में और टीचर से बड़ी मार पड़ती थी इन्हें। इसी रीजन से ये स्कूल भी बदलते रहते थे, कभी कैलकाटा एकेडमी, ओरिएंटल सेमिनरी, सेंट जेवियर्स। फाइनली इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल से ड्रॉप आउट करने के बाद इनके भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी होम ट्यूटरिंग करी, जहां पर इन्हें सारे फॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए, जैसे कि साइंस, मैथ्स, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी इन्हें करवाई। जूडो में, कहीं पर गंगा में स्विमिंग करनी सिखाई, तो कहीं पर रेसलिंग और ट्रैकिंग जैसी चीजें भी इन्हें सिखाई। इनफैक्ट लेजेंडरी म्यूजिशियंस उनके घर तक आते थे उन्हें म्यूजिक सिखाने के लिए, जैसे कि जाडूनाथ भट्टाचार्य। वही इंसान है जिन्होंने वंदे मातरम, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, उसकी ट्यून सेट करी थी। 1873 में जब रविंद्र 12 साल के थे, उनके पिता उन्हें एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर लेकर गए। पहले शांति निकेतन के एक छोटे से एरिया में, उसके बाद अमृतसर में वो 1 महीने तक रहे, जहां पर गोल्डन टेम्पल में बैठकर वो घंटों घंटों तक गुरबानी सुनते थे। उसके बाद हिमालयाज में डलहौजी हिल स्टेशन पर गए वो कुछ महीनों के लिए रहने के लिए। वहां इनके पिता ने इन्हें एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री और मॉडर्न साइंस पढ़ाई, साथ ही साथ स्पिरिचुअल टेक्स्ट जैसे कि उपनिषद और वाल्मीकि रामायण भी। इसके बाद आगे की एजुकेशन उन्होंने लंदन में कंप्लीट करी। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, आज के दिन आईएएस की नौकरी जो होती है, कितना बड़ा क्रेज है लोगों को उसके बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्चुअली में 1855 में शुरू हुई थी लंदन में। और जब ये इंडियंस के लिए ओपन अप करी गई तो बहुत ही मुश्किल था इंडियंस के लिए क्वालिफाई करना इसमें, क्योंकि पहले तो 23 इयर्स की ये मैक्सिमम एज रखते थे एग्जाम का अटेम्प्ट देने के लिए। उसके बाद अगले 50 सालों के लिए ये एग्जाम सिर्फ लंदन में ही कराया जाता था, तो वहां तक जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। और ऊपर से जो सिलेबस होता था उसमें यूरोपियन क्लासिक्स जो सब्जेक्ट था वो काफी बड़ा शेयर ऑफ मार्क्स रखता था, तो इंडियंस के लिए करना बहुत ही मुश्किल चीज थी इन सब रीजंस की वजह से। लेकिन फिर भी 1864 में रविंद्रनाथ के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बन गए जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। इसके बाद 1878 में रविंद्र अपने भाई और उनकी फैमिली के साथ इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई करी, क्योंकि इनके पिता चाहते थे बड़े होकर एक लॉयर बने। लेकिन इनका खुद इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, तो बाद में एक कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गए। इस कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बावजूद भी
आज के दिन तक इस कॉलेज में एक टैगोर लेक्चर सीरीज पढ़ाई जाती है कंपैरेटिव लिटरेचर में हर साल। इस टाइम के दौरान रविंद्र ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करी, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के वर्क्स। इसके अलावा इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश म्यूजिक से भी वो टच में आए। इन्हीं सारे इन्फ्लुएंसेस ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के आर्ट वर्क्स को शेप किया है। लिखने की अगर बात आती है, इन्होंने लिखना काफी यंग एज से शुरू कर दिया था। ये सिर्फ 13 साल के थे जब इन्होंने अपनी पहली पोयम लिखी थी। 1874 की बात है जब इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में पब्लिश किया गया। उस जमाने में ऐसे न्यूज़पेपर्स ही होते थे जिनमें इंडियन राइटर्स की कहानियां पब्लिश करी जाती थी। रविंद्र ने गानों को लिखना और कंपोज करना भी शुरू किया और इनके गानों के एक बहुत बड़े फैन थे नरेन। नरेन कौन? हमारे यंग स्वामी विवेकानंद। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब स्वामी विवेकानंद काफी यंग थे, इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर खुद भी काफी यंग थे, इन्होंने 2-3 गाने भी सिखाए थे नरेन को। और इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद ने औरों के साथ मिलकर इन गानों को गाया भी था ब्रह्मो समाज के एक मेंबर की शादी में। सोचकर देखिए कितना गहरा कनेक्शन था हमारे इन हिस्टोरिकल लीडर्स के बीच में। रविंद्रनाथ टैगोर जी का म्यूजिक एक्चुअली में कई अलग अलग जॉनर्स का सिंथेसिस होता था। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, गुरबानी, आयरिश म्यूजिक, इन सब के मिक्स से ये म्यूजिक बनाते थे। आमारो पुरानो जहाँ चाय तुम्हें ताए गो। आज के दिन तक ना सिर्फ बंगाली म्यूजिक पर इनका एक इम्पैक्ट दिखता है, बल्कि कई बॉलीवुड गाने भी इन्हीं के ही म्यूजिक से इंस्पायर्ड हैं। जैसे कि छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ये गाना इन्हीं के ही म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। कहानियों की बात करें तो रविंद्र ने कहानियां भी काफी छोटी एज से ही लिखनी शुरू कर दी थी। इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज है काबुली वाला की। शायद आपने किताबों में पढ़ा होगा उसके बारे में। लेकिन नॉवेल्स इन्होंने काफी लेटर एज पर लिखनी शुरू करी थी। पहली नॉवल इन्होंने पब्लिश करी थी 22 की एज पर, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा एज पर। 22 वैसे भी काफी यंग होता है। रविंद्र ने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी गीतांजलि करके। इनकी पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ये यूरोप और अमेरिका में इतनी फेमस हुई कि ये स्टार बन गए रविंद्रनाथ टैगोर जी एक तरह से। ये अलग अलग कंट्रीज के दौरों पर जाने लगे, इन्हें लेक्चर्स देने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। बच्चे को सजाकर महंगे कपड़ों से बना दिया तुमने उसे राजकुमार। उसके गले में डाल दी जंजीरें जिन्हें कहते हो तुम मोती के हार। इन कपड़ों ने बिगाड़ा उसका खेल, कहीं फटे ना या मैले ना हो जाएं। इस डर से वह रहता दूर सभी से, हिलने डुलने से भी वह घबराए। माँ, यह सज धज की बंदिश क्यों, जो रोके किसी को धूल में नहाने से। साधारण जीवन के महान मेले में, जो रोके उसे खुशियां मनाने से। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम्स अक्सर आजादी, फ्रीडम और पेट्रियोटिज्म की थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करती थी। इनकी शायद सबसे फेमस पोएम है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। 1905 में जब ब्रिटिश ने पार्टीशन करा दिया था बंगाल का, तब इन्होंने गाना लिखा था अमर सोनार बंगला, जो कि आज के दिन बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, बल्कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है। इन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स से रिक्वेस्ट भी करी थी कि रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे को राखी बांधना, अपनी यूनिटी जताने के लिए। इसी टाइम के अराउंड इन्होंने अपना वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग भी लिखा था, एकला चोलो रे। इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई में अगर आप अकेले चल रहे हैं तो भी आगे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चाहे ही आप अकेले क्यों ना हो। जब इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा तो 1911 में कोलकाता के कांग्रेस सेशन में इसे पहली बार गाया गया था। इसके बाद 1913 में ये पहले नॉन यूरोपियन बन गए नोबेल प्राइज जीतने वाले। इन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर की फील्ड में जीता। ब्रिटिश सरकार भी इन्हें काफी रिस्पेक्ट की नजरों से देखती थी। इसी रीजन से 1915 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया, जो कि काफी रिस्पेक्ट की बात होती है। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अपना नाइटहुड का टाइटल गिव अप कर दिया, रेनाउंस कर दिया। महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो ओपिनियंस थे कुछ चीजों पर, वो काफी हद तक वेरी करते थे। कई बारी इस हद तक वो अलग थे कि ऑलमोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस देखने को मिलते थे। महात्मा गांधी जी नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, हमें उसे ऑफकोर्स प्यार करना चाहिए, और नेशनलिज्म की भावना लोगों को यूनाइट करने में मदद करती है ब्रिटिश के खिलाफ। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि नेशनलिज्म की भावना बड़ी जल्दी वेन प्राइड में बदल सकती है, कि लोग मानने लग जाएं कि मेरा जो देश है वो बेस्ट देश है
और बाकी देशों को हेट करने लग जाएं बिना किसी मतलब के। हमें बताया गया कि एशिया एक आलीशान मकबरे की तरह है जो अपने मुर्दों में ही अपना वैभव ढूंढता है। कहा गया कि एशिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसका चेहरा ही पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। हमने इस इल्ज़ाम को स्वीकार कर लिया, इसमें विश्वास करने लगे। हम भूल गए कि एशिया में फिलॉसफी, विज्ञान, कला, साहित्य और धर्म का विकास हुआ। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ की हवा और मिट्टी में ही कुछ ऐसा हो जो आलस देता हो, जो आगे बढ़ने से रोकता हो। जब पश्चिम अंधेरे में डूबा हुआ था, उस समय पूर्व ने सदियों तक सभ्यता की मशाल को जलाए रखा। फिर पूर्व में अंधेरी रात आई, एशिया ने नया खाना बंद कर दिया, केवल अपने भूतकाल पर जिंदा रहने लगा। यह निष्क्रियता मृत्यु की तरह है। तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी नेशनलिज्म से ऑलरेडी एक स्टेप ऊपर थी। ये इंटरनेशनलिज्म में विश्वास रखते थे कि पूरी दुनिया एक है, हमें दूसरे देशों को, दूसरे कल्चर्स को बिना मतलब के हेट नहीं करना चाहिए, जो कि काफी सिमिलर है भगत सिंह की आइडियोलॉजी से। मैंने भगत सिंह वाले एपिसोड में भी बताया था कि भगत सिंह भी इंटरनेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों, इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी काफी अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, और जरूरत पड़ने पर इन दोनों ने एक दूसरे की मदद भी करी थी। 1932 में जब गांधी फास्ट पर बैठे थे पुणे में, टैगोर इनकी मदद करने आए थे। एक दूसरी ओकेजन पर जब गांधी ने टैगोर को प्लेज में परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्हें उनकी हेल्थ की चिंता होने लगी, क्योंकि वो काफी ओल्ड एज के हो चुके थे। गांधी ने टैगोर से पूछा कि क्या करने की जरूरत है ये, तो टैगोर ने जवाब दिया कि वो एक्चुअली में फंड्स इकट्ठे कर रहे थे यूनिवर्सिटी के लिए। तो महात्मा गांधी अपने एक अमीर दोस्त से मिलते हैं, बात करते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे डोनेट करवा देते हैं ऐसे केस में। ये कुछ फेमस फोटोज देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी के साथ और सुभाष चंद्र बोस के साथ। रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने 1939 में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल दिया था और इनके बारे में एक ऐसे लिखा था इनकी तारीफ करते हुए। एग्जैक्टली रविंद्रनाथ टैगोर जी की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या रीजनिंग्स थी उनकी उस आइडियोलॉजी के पीछे, उनकी सोच के पीछे, इसकी बात किसी और वीडियो में करते हैं। आज के लिए मुझे लगता है काफी हो गया है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है यह भी जानना कि उनकी आइडियोलॉजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी से कैसे कॉन्ट्रास्ट करती थी और कहां पर इनके ओपिनियंस एक दूसरे से मिलते थे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।